शारदा जी अभी चाय लेकर बैठी ही थी कि तभी फोन की घंटी बजी। देखा तो उनके बेटे मोहित का फोन था। माँ, हमारा किराए का घर खाली करवाया जा रहा है। मालिक खुद रहना चाहता है। अभी हाथ भी थोड़ा तंग है। क्या हम थोड़े दिन के लिए आपके पास आ जाएं? बस 2-3 महीने, जब तक हम संभल जाएं। तो शारदा जी ने बिना सोचे कहा, अरे बेटा, ये घर तुम्हारा ही तो है, जितना समय चाहे रहो। लेकिन शारदा जी को ये नहीं पता था कि ये 2 महीने 2 साल में बदल जाएंगे और उसी घर में उन्हें नौकरानी बना दिया जाएगा। अगले दिन ही बेटे बहू अपना सामान लेकर शारदा जी के पास रहने के लिए आ गए। शुरू शुरू में बहू ने खाना बनाने में हाथ बटाया। रात में भी बेटे बहू उनके साथ बैठकर चाय पीते, पुरानी बातें करते। उस समय उनकी आंखों में सच्चा प्यार दिखता था। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। पहले बहू ने कहा, माँ जी, आज आप सब्जी बना दीजिए, मेरी मीटिंग है। माँ जी, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दीजिए। एक एक करके छोटे छोटे सारे काम करवाने लगी। बेटे मोहित का भी यही हाल था। वो अपने कमरे में या सोफे पर पड़ा रहता, मोबाइल पर गेम, वीडियो, रील देखता रहता और प्लेट वहीं छोड़ देता जहां खाना खाता। शारदा जी चुपचाप उठाकर सिंक में रख देती। शुरू में उन्हें लगता, चलो बच्चे हैं, थक जाते होंगे। पर दिन महीने में और महीने सालों में बदलने लगे और उनकी थकान बढ़ती गई। एक शाम बहू पूजा ने कहा, माँ जी, कल मेरे ऑफिस की बड़ी प्रेजेंटेशन है। मैं चाहती हूँ सुबह का नाश्ता थोड़ा अच्छा हो, ठीक है ना? तो शारदा जी ने मुस्कुराकर हाँ कह दिया, जबकि शरीर पहले से ही टूट रहा था। रात के 10 बजे जब उन्होंने आखिरी बर्तन रखे, गैस बंद की, रसोई साफ की, घड़ी देखी और धीरे से कहा, बस अब सो जाऊं। जैसे ही लेटी तो घुटनों में दर्द उठा, कमर जकड़ गई। पर मन में एक तसल्ली थी कि बेटे बहू के लिए ही कर रही हूँ। पर उन्हें क्या पता था कि सुबह वही बहू उन्हें नौकरानी बुलाएगी। अगले दिन सुबह बहू ने जोर से दरवाज़ा पीटा। शारदा जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू गुस्से में खड़ी थी। माँ जी, टाइम देखिए, मेरी 9 बजे तक ऑनलाइन मीटिंग है। आप तो वैसे भी यहाँ फ्री बैठी रहती हैं, तो प्लीज़ ये सब आपका काम है। कॉफ़ी नाश्ता जल्दी कीजिए। और हाँ, आज नाश्ता थोड़ा अच्छा बनाइएगा, कल वाला फीका पड़ा था। बहू की बातें सुनकर शारदा जी कुछ नहीं बोल पाई। वो दीवार को पकड़कर वहीं कुछ पल तक खड़ी रही। कुछ देर बाद रसोई में जाकर गैस जलाई। हाथ वैसे ही चल रहे थे जैसे हमेशा चलते थे, लेकिन दिल कहीं और था। कॉफ़ी की खुशबू अभी भी अच्छी लग रही थी, पर उसके साथ जुड़ी कड़वाहट अलग तरह की थी। तभी पूजा नीचे आई और लैपटॉप खोलकर बैठ गई। शारदा जी ने कॉफ़ी और नाश्ता उसके सामने रख दिया तो उसने बिना उनकी तरफ देखे बस एक टुकड़ा लिया और स्क्रीन से नज़र हटाए बिना बोली, माँ जी, आज भी नाश्ता थोड़ा फीका है, अगली बार ध्यान रखना। शारदा जी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप ऊपर अपने कमरे में आकर बैठ गई। दरवाज़ा बंद करते ही कमरे की खामोशी ने उन्हें घेर लिया। वो बिस्तर के किनारे पर बैठी अपनी हथेलियों को देखते रही कि ये वही हाथ हैं जो बेटे के बीमार पड़ने पर रात रात भर उसके माथे पर पट्टियाँ रखते थे। पर आज इन्हीं हाथों को नौकरानी का काम बताकर छोटा कर दिया गया था। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी पुरानी फाइल का एक पन्ना फाड़ा, पेन उठाया और लिखना शुरू किया कि अगर बेटे बहू बाहर ये फ्लैट किराए पर लेते तो कम से कम 10,000 हर महीना किराया होता। बिजली बिल, घर का खर्चा सब मिलाकर 25-30 हज़ार, यानी कि कुल मिलाकर 2 साल में करीब 4-5 लाख तो कम से कम। शारदा जी ने एक मोटा मोटा आंकड़ा बनाया कि इतने पैसों में तो कोई आम इंसान
अपनी छोटी सी रिटायरमेंट आराम से काट ले, लेकिन वो इन पैसों से अपनी ही इज्जत का अंतिम संस्कार कर रही थी। कागज पर बने उन अंकों को देखकर उनके अंदर कुछ बदल गया। गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने हृदय के ऊपर बर्फ की चादर रख दी हो। बहू की आवाज़, पिछले 2 साल की छोटी छोटी बातें सब दिमाग में चलने लगी। माँ जी, प्लेट उठा लीजिए, कपड़े मशीन में डाल दीजिए, आप तो वैसे भी फ्री बैठी रहती हैं। थोड़ी देर बाद दिमाग में अचानक एक साफ साफ तस्वीर बनी कि अगर मैं बेटे बहू को सिर्फ समझाने की कोशिश करूंगी तो वो फिर से आंसू बहाने आ जाएंगे। सालों से उन्होंने देखा था, वो शब्दों के खेल में उनसे तेज हैं, लेकिन अगर उन्हें महसूस कराएं कि नौकरानी जैसा व्यवहार कैसा लगता है, तो शायद पहली बार बहू को समझ आ जाए कि वो उनके साथ क्या कर रही है। ये सोचकर उस रात शारदा जी ने 4 बजे का अलार्म सेट किया। अगली सुबह जब अलार्म बजी तो शारदा जी ने उसे बंद किया और उठकर नहा धोकर तैयार हो गई। फिर बहू के कमरे के पास जाकर जोर से दरवाज़ा बजाया। बहू उठो, 5 बज गए हैं, मालिक को नाश्ता टाइम पर चाहिए। और हाँ, आज ज़रा मुस्कुराकर सर्विस करना, मैं फ्री में तुम्हें रहने दे रही हूँ, तो कम से कम काम तो ठीक से करो। कुछ सेकंड के लिए कमरे के अंदर सन्नाटा छा गया। फिर दरवाज़ा झटके से खुला। बेटे की आंखें नींद से लाल थीं। माँ, तुम ये क्या बकवास कर रही हो, हम सो रहे हैं, शारदा जी ने उसी अंदाज में जवाब दिया जैसे कल उनकी बहू ने उनसे कहा था। बेटा, मुझे भी कल सुबह 5 बजे नींद से उठाकर कॉफ़ी और नाश्ते का ऑर्डर दिया गया था। अच्छा माँ, तो तुम बदला ले रही हो, मोहित ने गुस्से से कहा। तो शारदा जी शांत आवाज में बोली, बदला नहीं बेटा, आज मैंने भी सोचा कि थोड़ी मदद तुम्हारी भी ले लूं। बहू को उठाइए और बोलिए उसे कि नीचे रसोई में आए, मुझे 2 घंटे में ऑफिस जैसा नाश्ता चाहिए, जल्दी। ये सुनकर मोहित ने झुंझलाकर कहा, माँ, वो आपकी बहू है, नौकरानी नहीं। तो शारदा जी भी सख्त आवाज में बोली, और मैं भी तुम्हारी माँ हूँ बेटा, मैं भी तुम्हारी नौकरानी नहीं। कुछ पल मोहित कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर गुस्से में अपनी पत्नी पूजा से बोला, पूजा जाओ यार, मुझे आराम से सोने दो। तो पूजा गुस्से में उठी और पैर पटकते हुए नीचे आ गई। शारदा जी भी उसके पीछे पीछे नीचे आई, लेकिन इस बार वो रसोई में नहीं गई, बल्कि उस कुर्सी पर बैठ गई जहां पूजा रोज लैपटॉप लेकर बैठती थी। पूजा ने उलझन में उनकी तरफ देखा तो शारदा जी ने कहा, अब खड़े खड़े क्या देख रही है, कॉफ़ी और नाश्ता बनाकर लाओ। तो पूजा ने आंखें तरेरी और चुपचाप रसोई में जाकर चाय नाश्ता बनाने लगी। कुछ देर बाद शारदा जी के सामने रखते हुए बोली, आप ये सब जानबूझकर कर रही है ना, बदला लेने के लिए। तो शारदा जी ने कहा, नहीं बहू, बदला लेने के लिए 2 साल काफ़ी थे, मैंने वो नहीं लिया। आज तो बस तुम्हें तुम्हारा खुद का बनाया हुआ सिस्टम दिखा रही हूँ। जो नियम तुमने मेरे लिए बनाए, आज वही तुम्हारे लिए हैं। फ़र्क बस इतना है कि तुम्हें ये सब एक दिन झेलना भी भारी पड़ रहा है, और मैं 2 साल से झेलती आ रही हूँ। ये सुनकर पूजा के हाथ वहीं रुक गए। तभी शारदा जी ने कहा, यही तो मैं तुम्हें महसूस कराना चाहती थी बेटा। अब सोचो, तुम जो रोज मुझसे करवाती हो वो मुझे कैसा लगता होगा। पूजा कुछ बोल नहीं पाई। शारदा जी बिना कुछ बोले अपने कमरे में आ गई। पहली बार उन्हें लगा कि उन्होंने अंदर कहीं बहुत छोटा सा कदम सही दिशा में रखा है, लेकिन वो जानती थी कि इसके लिए सिर्फ एक ये सुबह काफ़ी नहीं होगी। ये सब एक दिन में नहीं बदलेगा। बहू को समझाने के लिए सिर्फ किचन का सबक नहीं, कुछ पक्की सीमाएं भी ज़रूरी होंगी, और उन सीमाओं के लिए उन्हें सिर्फ माँ नहीं, मालिक भी बनना पड़ेगा। इस घर की मालिक, अपनी इज्जत की मालिक,
उन्होंने खुद से कहा, अगर शारदा आज भी तुमने मुंह नहीं खोला तो सारी उम्र नौकर ही बनी रहेगी। अगली सुबह शारदा जी ने अपने लिए नाश्ता बनाया, बस 1 कप चाय और 2 सूखे टोस्ट। पूजा बहुत देर से उठी, शायद सुबह की वो ड्यूटी उसके लिए भारी पड़ गई थी। वो सोफे पर बैठकर फोन स्क्रॉल करने लगी, जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। दोपहर में उसने धीरे से कहा, माँ जी आज आप खाना बना लीजिए, मेरा सर दर्द हो रहा है। तो शारदा जी रसोई के दरवाजे पर खड़ी होकर कुछ देर उसे देखती रही, फिर शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोली, आज मैं अपने लिए ही खाना बनाऊंगी बहू, तुम दोनों अपना खुद बनाओ। ये सुनकर पूजा ने चौंक कर उनकी तरफ देखा, मतलब आप हमारे लिए खाना नहीं बनाएंगी? तो शारदा जी ने कहा, बिल्कुल नहीं बहू, अब मैं सचमुच अपने हिस्से तक ही मदद करूंगी। अपना खाना, अपने बर्तन, अपनी चीज। वो कुछ देर तक शारदा जी को घूरती रही, फिर मोबाइल उठाकर अंदर चली गई। शारदा जी को पता था कि ये नहीं सुधरने वाले। दोपहर में शारदा जी घर से निकल गई। पहले तो सोचा किससे बातें करूं, रिश्तेदारों से, दोस्तों से। फिर मन में खुद जवाब दिया कि सब तुम्हें भावनात्मक सलाह देंगे, लेकिन तुम्हें अभी भावनाओं से ज़्यादा नियम चाहिए। इसलिए शारदा जी वकील के पास गई। कहिए श्रीमती, वकील ने फाइल से नज़र उठाकर पूछा। तो शारदा जी ने धीरे से कहा, मुझे अपने ही घर के बारे में सलाह चाहिए। कहते हुए शारदा जी ने उन्हें पूरा किस्सा सुनाया। तो आखिर में वकील ने चश्मा उतार कर टेबल पर रख दिया और सीधे कहा, देखिए शारदा जी, कानून की भाषा में आपके बेटे बहू किराएदार नहीं, परिवार कहे जाएंगे, लेकिन स्थिति वही है, आप मालिक हैं। वो बिना किराया दिए रह रहे हैं और आपको प्रताड़ित कर रहे हैं। आप अगर उन्हें रोकना चाहती हैं तो 2 ही रास्ते हैं, या तो साफ साफ किराया और नियम तय कीजिए, या फिर लिखित नोटिस देकर घर खाली करवाइए। बीच का जो भावनात्मक रास्ता है वो आपने 2 साल से अपनाकर देख लिया, उससे कुछ बदला नहीं। अब नियम बदलने होंगे। सबसे पहले एक लिखित नोटिस बनाते हैं, उसमें आप 3 बातें साफ लिखेंगी। उन्होंने कागज खींचकर मोटे मोटे अक्षरों में लिखना शुरू किया। पहला, अगर वो रहना चाहते हैं तो इतने रुपए महीना किराया, बिजली पानी, राशन में हिस्सा और घर के काम में सहयोग। दूसरा, अगर उनको अपना घर चाहिए तो इस फ्लैट का आधा हिस्सा अपनी कमाई से खरीदें। तीसरा, अगर दोनों बातें नहीं मानते तो 1 महीने के अंदर घर खाली करें। शारदा जी चुपचाप सुनती रही। अंदर से एक माँ चिल्ला रही थी कि ये तो अपने ही बेटे पर केस करना हुआ। तभी वकील ने फिर से कहा, देखिए शारदा जी, हर रिश्ते में हिसाब जरूरी होता है, वरना एक दिन रिश्ता भी सौदा बन जाता है। पर वकील साहब, अगर वो माने ही ना और कह दें कि हम नहीं निकलेंगे? शारदा जी ने हिचकते हुए पूछा। तो वकील साहब ने बहुत सादा जवाब दिया, तो फिर अदालत तक बात जाएगी, आप तैयार हैं? शारदा जी ने कुछ पल चुप रहकर सोचा कि आज उनके पति महेश जी होते तो क्या कहते। शायद वो भी यही कहते कि सीमा वहीं तक अच्छी है जहाँ तक इज्जत बची रहे, जहाँ से अपमान शुरू हो वहाँ सीमा खींचना जरूरी है। शारदा जी ने धीरे से कहा, अगर मैंने अभी सीमा नहीं खींची तो फिर कभी नहीं खींच पाऊंगी। मैं तैयार हूँ, उन्होंने कहा। तो वकील ने नोटिस का ड्राफ्ट तैयार किया। भाषा बहुत सरल रखी। प्रिय मोहित और पूजा, ये पत्थर तुम्हें तुम्हारी माँ और इस मकान के मालिक की तरफ से दिया जा रहा है। आखिर में 3 विकल्प साफ साफ लिखे। वकील ने उन्हें समझाया कि आप ये नोटिस अपने हाथ से देंगी और एक कॉपी अपने पास रखेंगी। उनके साइन करवाने की कोशिश कीजिए। अगर साइन ना करें तो भी कोई बात नहीं, आप गवाह रखिए कि आपने नोटिस दिया था। अगर 1 महीने में कोई फैसला नहीं लेते
तो हम अगला कदम उठाएंगे। घर लौटते समय शारदा जी के पास नोटिस था, लेकिन दिल में तूफान कि क्या मैं अपने बेटे को ये नोटिस दे पाऊंगी। ये सब सोचते हुए शारदा जी जब घर पहुंची तो शाम हो चुकी थी। पूजा सोफे पर बैठी मोबाइल पर रील देख रही थी। मोहित कमरे में था, शायद लैपटॉप पर लगा था, लेकिन घर में एक अजीब सी आवाज़ थी। अनकही बातें, अनकही शिकायतें। शारदा जी ने पूजा के सामने वाली मेज पर नोटिस रख दिया। ये क्या है? पूजा ने बिना आंखें उठाए पूछा। पढ़ लो, शारदा जी ने बस इतना कहा तो उसने मोबाइल साइड में रखा, कागज उठाया और फिर ऊपर से नीचे तक पढ़ती गई। पहले उसके चेहरे पर उलझन आई, फिर हैरानी, फिर गुस्सा, और आखिर में उसने गुस्से में कहा, आप हमें नोटिस दे रही हैं माँ जी, अपने ही घर से निकालने का नोटिस। तो शारदा जी ने बहुत शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें निकाल नहीं रही, 3 रास्ते दे रही हूँ बहू। पहला, अगर रहना है तो किराया, बिल और घर के काम में हिस्सा दो। दूसरा, ऊपर का घर खरीद लो अपने पैसे से, तब तुम कानूनी मालिक भी कहलाओगे। तीसरा, अगर इनमें से कोई बात मंजूर नहीं तो 30 दिन में अपना खुद का किराए का घर ढूंढ लो। हम पैसे कहाँ से लाएंगे? पूजा ने बीच में ही कहा, अभी तो हमारा सेटअप बन रहा है। उसने तुरंत बहाना तैयार किया, 2 साल से सुन रही हूँ कि सेटअप बन रहा है। शारदा जी ने पहली बार थोड़ा सख्त होकर कहा, लेकिन नए नए मोबाइल, ऑनलाइन शॉपिंग, बाहर का खाना, इन सब के पैसे हैं आपके पास, सिर्फ इस घर और मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं। तभी मोहित कमरे से बाहर आया। उसके कान तक बात पहुंच चुकी थी। क्यों कर रही हो माँ ये सब? लोगों को क्या बताओगी कि बेटे बहू को बाहर निकाल दिया? उसने तंज भरे स्वर में पूछा। तो शारदा जी ने सीधे उसकी तरफ देखा। लोग क्या कहेंगे, ये डर मुझे तब तक था जब तक मेरी बहू ने मुझे नौकरानी नहीं कहा था। उस दिन से मेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि मैं खुद को क्या कहूँ। अगर मैं खुद को मालिक ना मानूँ तो दुनिया भी मुझे नौकर ही समझेगी। पूजा ने नोटिस को मोड़कर टेबल पर पटका। हम साइन नहीं करेंगे, आप हमें ऐसे ही नहीं निकाल सकती। साइन करो या ना करो, मैंने नोटिस दे दिया है, तारीख लग गई है। शारदा जी ने कागज उठाते हुए कहा, अब कोई भी बात फोन पर या आंसुओं से नहीं, लिखित और नियम से होगी। उस रात घर का माहौल पहले से भी ज़्यादा ठंडा था। पूजा ने शारदा जी से एक शब्द नहीं कहा। मोहित ने प्लेट सिंक में पहले से ज़्यादा जोर से पटकी। टीवी की आवाज़ ज़्यादा ऊंची कर दी, जैसे आवाज़ से ही माँ के फैसले को दबा देगा। शारदा जी अपने कमरे में चली गई। वहाँ भी शांति नहीं थी, सिर्फ दिल की धड़कनें थी जो कह रही थी, अब पीछे मत हटना। अगले 2-3 दिन एक अजीब से युद्ध जैसे गुजरे। बस फर्क इतना था कि ये युद्ध चुप्पी और नजरें चुराने वाला था। पूजा और मोहित ने अचानक घर के काम बंद कर दिए। सिंक में बर्तन का पहाड़ बनने लगा, कूड़ादान भर भर कर गिरने लगा। लिविंग रूम में उनके कपड़े, जूते फैलने लगे। उम्मीद यही थी कि माँ पुरानी आदत से मजबूर होकर फिर सब संभाल लेंगी, पर इस बार शारदा जी ने खुद को रोक लिया। उन्होंने अपना छोटा सा नियम बनाया। रसोई में अपने लिए अलग छोटा सा कोना बना लिया। छोटी कढ़ाई, 2 प्लेट, थोड़ा राशन, सब एक जगह रख दिया। उन्होंने अपने लिए चाय बनाई, साधारण सब्जी रोटी बनाई, बर्तन खुद धोए और रसोई का वही हिस्सा साफ रखा जहाँ तक उनकी पहुँच थी। बाकी सिंक में पड़े उनके तेल लगे बर्तन जैसे उनकी ही जिम्मेदारी का आईना बन गया। अगले दिन जब पूजा ने फ्रिज खोलकर देखा तो चिल्लाकर पूछा, फल कहाँ हैं? तो शारदा जी ने अखबार से नज़र हटाए बिना कहा, जो मैं अपने लिए खाती हूँ वही लेकर आती हूँ। तुम्हें जो चाहिए तुम बाजार से ला सकती हो। तुम दोनों नौकरी करते हो, पैसे कमाते हो,
2 साल हो गए यहाँ रहते हुए। अब समय है कि अपने पेट का खर्चा खुद उठाओ। ये सुनकर उसने बड़बड़ाते हुए कहा, आप बदल गई हैं माँ जी। तो शारदा जी ने शांत स्वर में कहा, सही कह रही हो, मैं बदल रही हूँ ताकि आगे की जिंदगी इज्जत से काट सकूं। कुछ ही दिनों में स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि इंटरनेट का बिल भी शारदा जी के नाम से काटा जा रहा था और रात भर मोहित ऑनलाइन गेम खेलता रहता। एक सुबह बिल देखने पर शारदा जी ने फैसला किया कि अब से सिर्फ वही चीज़ चलेंगी जिनका फ़ायदा उन्हें भी हो। उन्होंने इंटरनेट कंपनी को फ़ोन किया और कनेक्शन बंद करवा दिया। दोपहर में मोहित गुस्से में उनके कमरे में आया। वाईफाई क्यों बंद है माँ, मीटिंग करनी है मुझे। तो शारदा जी ने बिना घबराए कहा, वो मेरा कनेक्शन था बेटा, मैंने बंद करवा दिया। तुम्हें ज़रूरत है तो तुम अपने नाम से लगवा लो, 2-3 दिन में हो जाएगा। ये सुनकर मोहित चीखा, आप ज्यादती कर रही हैं माँ। ज्यादती तब होती है बेटा जब किसी से उसके हक की चीज़ छीनी जाए। 2 साल से तुम लोग इंटरनेट, बिजली, गैस, राशन ऐसे इस्तेमाल कर रहे थे जैसे आसमान से मुफ्त गिर रहा हो। आज पहली बार तुम्हें उसका असली मतलब समझ आ रहा है। शाम को शारदा जी फिर वकील के पास गई और उन्हें पिछले कुछ दिनों की सारी बातें बताई। तो उन्होंने कहा, ठीक कर रही हैं आप, लेकिन अब एक और ज़रूरी कदम है। अगर 1 महीने के अंदर ये लोग कोई भी विकल्प नहीं चुनते तो आपको औपचारिक केस दर्ज करना पड़ेगा। अदालत में तारीख पड़ेगी, जज के सामने बात जाएगी। आप तैयार रहिए। तो शारदा जी ने सिर हिलाया। डर लग रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा डर ये था कि अगर अभी रुक गई तो शायद ज़िंदगी भर खड़ी ही ना हो पाएगी। 1 महीना कब बीत गया उन्हें समझ ही नहीं आया। ये साफ था कि बेटे बहू ने ये फैसला कर लिया था कि माँ डर जाएंगे, केस नहीं करेंगे। लेकिन शारदा जी ने वकील को फ़ोन किया कि इन लोगों ने कोई विकल्प नहीं चुना। तो उधर से एक ही आवाज़ आई, ठीक है, अब अगला पन्ना पलटते हैं, कल अदालत में अर्जी डालते हैं। फ़ोन रखते समय शारदा जी की उंगलियां काँप रही थी। उन्हें नहीं पता था कि अदालत की उस अर्जी के बाद उनके बेटे बहू उन्हें कैसा नाम देंगे। पर एक बात साफ थी कि अब वो पीछे नहीं हटेगी। अगले दिन अदालत में वकील साहब ने कहा, घबराइए मत, बस सच बोलिए, बाकी हम संभाल लेंगे। थोड़ी देर बाद पूजा और मोहित भी आ गए। पहले मोहित ने बोलना शुरू किया, जज साहब, हम बस 2-3 महीने के लिए माँ के पास आए थे। मुश्किल समय था, फिर कामकाज सेट हुआ, लेकिन माँ ने खुद कहा था कि जितना चाहे रह लो। अब अचानक हमें निकाल रही हैं, वो भी केस करके। हम कहाँ जाएंगे? उसकी आवाज़ में रोना था। लेकिन शारदा जी को पता था कि ये सच का सिर्फ आधा हिस्सा है। जज साहब ने उनकी तरफ देखा, आपकी तरफ से। तो वकील साहब खड़े हुए। उन्होंने बहुत शांत और साफ शब्दों में सब रखा, माननीय न्यायालय, ये मकान पूरी तरह से शारदा जी के नाम है। 2 साल से उनके बेटे बहू यहाँ बिना किराया दिए रह रहे हैं। बिजली, पानी, राशन, सब खर्चा ये अकेले उठा रही है। घर का ज़्यादातर काम भी यही करती है। उन्होंने लिखित नोटिस देकर 3 विकल्प दिए थे, किराया देकर रहना, आधा हिस्सा खरीदना या 1 महीने में घर खाली करना। लेकिन इनके बेटे बहू ने किसी भी विकल्प को नहीं चुना। अब ये मामला बच्चों को घर से निकालने का नहीं, बल्कि मकान के मालिक के हकदार का है। फिर उन्होंने वो कागज़ दिखाया जिसमें उन्होंने 2 साल का मोटा मोटा हिसाब लिखा था, किराया, बिल, राशन। जज साहब ने कागज़ देखे, थोड़ी देर चुप रहे, फिर पूजा और मोहित की तरफ देखा। क्या आपने कभी अपनी माँ को पैसे देने की पेशकश की? बिजली, पानी का, राशन का, कुछ भी? तो मोहित बुदबुदाया, हमने सोचा बाद में, अभी हमारा सेटअप। तो जज ने बात बीच में ही काट दी। 2 साल अभी में निकल गए, कानून भावनाओं से नहीं,
तथ्य से चलता है मिस्टर मोहित। मकान मालिक का अधिकार साफ है, आप लोगों को खाली करना होगा। शारदा जी के कानों में बस यही वाक्य गूंजे, खाली करना होगा, जैसे किसी ने 2 साल से बंद एक खिड़की को खोल दिया हो। जज ने तारीख लिखते हुए कहा, आपको 1 महीने का समय और दिया जाता है। इस बीच अगर आपस में कोई लिखित सहमति बन जाए, किराया वगैरह तय हो जाए तो अलग बात है, वरना 1 महीने के बाद मकान मालिक को जबरन खाली करवाने का अधिकार होगा। अदालत से बाहर निकलते ही मोहित ने गुस्से में कहा, देखना माँ, हम सबको बताएंगे कि कैसे आपने अपने ही बेटे बहू पर केस किया है। शारदा जी कुछ नहीं बोली, चुपचाप घर आ गई। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल बदलने लगा। बेटे बहू कुछ कुछ सामान पैक करने लगे। शारदा जी को साफ समझ आ रहा था कि ये लोग आखिरी दिन तक यही रहकर देखेंगे कि वो टूटती है या नहीं। लेकिन इस बार शारदा जी ने दिल पर पत्थर रख लिया था। महीने का आखिरी हफ्ता आया तो घर में अजीब सी भागदौड़ शुरू हो गई। कभी बहू किसी ब्रोकर से फ़ोन पर बात करती तो कभी मोहित किसी सस्ते फ्लैट की फ़ोटो देखता। उसे एहसास होने लगा कि जो आराम उसे यहाँ मुफ्त में मिल रहा था उसकी बाजार में भारी कीमत है। महीने के आखिरी 2 दिन पहले की देर रात तक वो पैकिंग कर रहे थे। अगले दिन सुबह शारदा जी की जैसे ही आँख खुली तो नीचे से एक तेज आवाज़ आई, धड़ाम। उसके तुरंत बाद पूजा की चीख सुनाई दी, फिर मोहित की कांपती हुई आवाज़, पूजा आंखें खोलो। शारदा जी एक पल में बिस्तर से उठी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नीचे हॉल में जो नज़ारा देखा वो उनके जीवन भर के लिए दिमाग में दर्ज हो गया। सीढ़ियों के नीचे पूजा फर्श पर पड़ी थी, उसके माथे से खून बह रहा था। पास एक भारी डिब्बा पड़ा था, शायद वही उसके हाथ से छूटा था। मोहित कांपते हुए उसके कंधे पकड़े बैठा था, हाथ में मोबाइल था, पर होश उड़ गए थे कि क्या करूं। तभी शारदा जी केस, नोटिस, गुस्सा सब 1 सेकंड में भूल गई। उन्होंने घुटनों के बल बैठकर पूजा का माथा संभाला और बोली, मोहित, तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करो। कुछ ही देर बाद बाहर एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ सुनाई दी। 2 लोगों ने स्ट्रेचर के साथ अंदर जाकर पूरी स्थिति संभाल ली। शारदा जी भी जल्दी से एम्बुलेंस में बैठी। अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ने देखकर कहा, ज़्यादा चोट नहीं है, घबराओ मत। यह सुनकर शारदा जी ने चैन की सांस ली। कुछ देर बाद पूजा बिस्तर पर लेटी थी। उसने शारदा जी की तरफ देखा तो आंखें भर आई। मैंने आपको कितनी बार चोट पहुंचाई माँ जी, फिर भी आप ही मेरी जान बचाने आई। मैं बहुत बुरी बहू निकली। तभी शारदा जी पूजा का हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, गलतियां करने से कोई बुरा नहीं बन जाता बेटा। गलतियों को गलती मानकर खुद को बदलना इंसान कहलाता है। मोहित वहीं कोने में खड़ा था। वो भी शारदा जी के पास बैठते हुए बोला, मैं भी माफ़ी चाहता हूँ माँ। मैं खुद को बहुत ही स्मार्ट समझता था कि फ्री में सब मिल रहा है तो क्यों टेंशन ले। लेकिन आज पहली बार समझ आया कि जिस माँ ने अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत से घर बनाया, उसे नौकर की तरह ट्रीट करना कैसा अपराध है। कुछ देर तक कमरे में शांति रही। फिर पूजा ने धीरे से कहा, और अब क्या माँ जी, हमें सच में जाना पड़ेगा। तो शारदा जी ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने केस किसी दुश्मन के खिलाफ नहीं, अपनी इज्जत के लिए किया था बहू। अगर तुम आज इस बिस्तर पर नहीं होती, अगर तुम्हारी आंखों में ये पछतावा नहीं होता, तो शायद मैं वही रास्ता आगे भी चलाती। पर अब तुम दोनों को अपने किए पर पछतावा है, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। लेकिन हाँ, इस बार शर्तें साफ होंगी। 1 हफ्ते तुम मेरी बेटी बनकर रहोगी, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूँगी। लेकिन इसके बाद तुम और मोहित अपना हर काम खुद करोगे, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगी।